जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्मेकोलॉजी और फार्माकोलॉजी में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स के पिछली वीडियो में हमने फार्मेकोकाइनेटिक्स की मैकेनिज्म एंड ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के बारे में ए टू जेड जानकारी ले ली थी। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन से आप क्या समझते हैं कि अपने अंदर अवशोषण कर लेना, मतलब उसको धारण कर लेना, पूर्ण रूप से अपने अंदर उसको समाहित कर लेना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप जब स्पंज देखे होंगे, स्पंज के ऊपर जब आप 1 2 3 ड्रॉप वाटर ऐड करते हैं, डालते हैं, तो क्या करता है, स्पंज अपने अंदर पूरा उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है। दैट्स इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जब कब होता है, जब हम अपनी ड्रग को अपने ओरल रूट से लें या किसी अदर रूट से लेते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जाता है, सबसे पहले स्टमच में जाएगा, वहां पे डिसइंटीग्रेशन होगा, डिजोल्यूशन होगा, देन हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर वो हमारा कहाँ जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। दैट्स नोन एज एब्जॉर्प्शन। मतलब इंटेस्टाइन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग हमारी कैसे जाती है, बाय द सोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन के माध्यम से जाती है। मतलब वहां पे ड्रग को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड के द्वारा। द ड्रग में इंटर इनटू द ब्लड वाया म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ गट। ठीक है, अब गट क्या है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में हमारी एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस सेल मेम्ब्रेन की वॉल को क्या बोलते हैं हम, गट। ठीक है, तो ड्रग हमारी बॉडी में या ब्लड में कैसे एंटर कर सकती है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ गट, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन के वॉल से हमारी ड्रग एंटर कर सकती है, या फ्रॉम द साइट ऑफ इंजेक्शन, मतलब जब आप आईवी लेते हैं तो वहां से डायरेक्ट हमारी ड्रग एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सीधा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहाँ पे होता है, हार्ट में। लेकिन उसको कहते हैं हाफ एब्जॉर्प्शन। जब हमारी ड्रग जो है पेरेंट्रल रूट से होते हुए हमारे हार्ट में जाती है, तो वहां पे कुछ ना कुछ, मतलब 75% हम बोलते हैं कि वहां पे हार्ट द्वारा उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। तभी तो हमारे ब्लड में वो मिक्स होगी, देन तभी तो सर्कुलेट होगी, देन तभी हमको वो अपना इफेक्ट शो करेगी। और फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या जब हम इनहेलर लेते हैं तो वहां पे उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जब को आपको अस्थमा होता है या आपको ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आप जैसे बुडेट्रॉल उडेट्रॉल का कॉम्बिनेशन लेते हैं, या फ्लूट्रॉल या ईटीसी का कोई भी जैसे इनहेलर लेते हैं, तो क्या होता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। देन क्या करता है कि वो आपके सांस फूलने की जो बीमारी है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम है उसको डायलेट कर देता है, आपके ट्रैकिया वगैरह को डायलेट कर देता है, जिसके कारण से आप इजिली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इजिली छोड़ देते हैं और ले भी लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे आप कोई ड्रग लेते हैं, ठीक है, तो ओरल रूट से आपने कोई ड्रग ली, तो ओरल रूट में क्या होगा, पहले स्टमच में जाएगी, देन इंटेस्टाइन में जाएगी, देन एब्जॉर्प्शन होगा, देन उसका एक्शन होगा। बट अगर वही ड्रग आप पैरेंट्रल रूट से ले रहे हैं, तो विदाउट बाइंडिंग रिसेप्टर, मतलब ना वो रिसेप्टर से बाइंडिंग करेगी। रिसेप्टर किस रिसेप्टर से, इंटेस्टाइन के रिसेप्टर से, जो कि उसको एब्जॉर्ब करेगा। उस रिसेप्टर से बिना बाइंड हुए डायरेक्ट एक्शन शो कर देती है अपना। ठीक है, तो ये मैंने एक जनरल टर्म के बारे में बता दिया। अभी इसके बारे में हम जब बायो अवेलेबिलिटी पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन में ही पढ़ेंगे, देन इसके बारे में और अच्छे से नॉलेज लेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज एन इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डोज ऑफ द ड्रग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इस लाइन का मतलब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे ओरल डोसेज फॉर्म सच एज सिरप गिवन इन हायर अमाउंट एज कंपेरिजन टू द पेरेंट्रल रूट। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे ड्रग में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, मतलब किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू पेरेंट्रल प्रोडक्ट। तो वही बताएं, जैसे आपने कोई सिरप लिया, सिरप तो डिसइंटीग्रेट होगा नहीं, लेकिन उसका डिजोल्यूशन होगा। देन वो डिजोल्यूट होकर कहा जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में जाएगा। फिर इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगे, कुछ पार्ट वहां से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। देन उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में कुछ पार्टिकल्स ऐसे, जैसे ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन में बताया था मैंने, फिल्ट्रेशन, तो अगर उसमें कुछ बड़े पार्टिकल रह जाते हैं तो आपके इंटेस्टाइन में ही रुक जाएंगे, और जो छोटे पार्टिकल होंगे वहीं पे चले जाएंगे। तो ये अगर सीधा सीधा मानने का कहा जाए तो 75 to 80%, मतलब 80% तक आपकी जो ड्रग होती है वही एब्जॉर्प्शन के थ्रू आगे जाती है, और जो उसका एट लिस्ट एक्शन होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हाफ मेटाबॉलिज्म के बाद, वो कितना होता है, नियर अबाउट 50 to 55%। ठीक है, तो इसीलिए हमको इंजेक्शन जो होता है वो जल्दी जल्दी फायदा करता है। देखो, ठीक है,
तो सिरप होता है, तो सिरप हमारा लेट में मतलब वो क्यों उसका जो बायोबिलिटी होती है कम क्यों होती है, क्योंकि उसमें कुछ एपीआई मिला होता है। मतलब जैसे पैरासीटामॉल 1 mg आप खा रहे हैं, 500 mg खा रहे हैं, ठीक है, तो 500 mg में पैरासीटामॉल 500 mg कितना होता है, एक बारीक चूर्ण, मतलब इतना इतना ही 500 mg आपका हो जाएगा। लेकिन टेबलेट कितनी बड़ी आती है, इतनी बड़ी आती है, तो उसमें क्या मिला जाता है, एक्सीपिएट मिला जाता है, ठीक है, तो जिसके कारण से इसकी हमारी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो कम होती है। वही पेरेंटल डोसेज फॉर्म के देख लें तो केवल उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट 5 mg का लिया गया और वाटर मिलाया गया एंड डायरेक्ट आपको पेरेंटल रूट से आपको दे दिया गया या सबक्यूटेनियस रूट से दे दिया गया। जैसे आप रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देके जाके देख सकते हैं कि कैसे पेरेंटल कैसे इंट्रावेनस ईटीसी के बारे में आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। तो ही बता रहे हैं कि जो पेरेंटल रूट होती है वो आपकी बॉडी पे सबसे तेज इफेक्ट करती है, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जबकि अगर सिरप टेबलेट लेते हैं तो उसमें एक्सीपिएट मिले होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है उसके, तो बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। देन हमारा आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन में ही बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी में आप जब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा था तो वहां पे मैंने एक डायग्राम बना के आपको बायो अवेलेबिलिटी समझाई थी कि जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कैसे 100% होती है एंड कैसे टेबलेट की जो पेरेंटल की 100% होती है एंड टेबलेट सिरप ईटीसी की कितनी होती है, 75 या 70% तक ही रहती है। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब आप समझ लिए कि बायो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, एंड अवेलेबिलिटी मतलब प्रस्तुत है, मतलब कितनी मात्रा में ड्रग जो हमारी है हमने जो ली है वो कितनी मात्रा में हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए अपने रिसेप्टर के पास जब पहुंची तब कितनी मात्रा में वहां पे उपस्थित है, दैट्स नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। अब जब ड्रग ज्यादा मात्रा में होगी तो जो उसका इफेक्ट होगा वो भी ज्यादा होगा, अगर कम मात्रा में ड्रग होगी तो जो उसका इफेक्ट है वो कम होगा, ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो बायो अवेलेबिलिटी में भी डिफाइनेड, अगर इसको आप एक लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहें तो द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू फॉर्म of different doses from which how it reach into the systemic circulation। कहने का क्या मतलब है कि जब आप कोई ड्रग लेते हैं तो वो उस ड्रग की एबिलिटी कितनी होती है कि वो आपके रिसेप्टर में जाके बाइंड करे या सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके वो डिजोल्यूट हो, वो उसकी किस पर निर्भर करती है, बायो अवेलेबिलिटी पे। द फ्रिक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब जो ड्रग का फ्रिक्शन होता है, मतलब अनचार्ज, जैसे अनऑर्गेनाइज ड्रग से अनचार्ज जिसमें कोई चार्ज नहीं लगा, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, ऐसी ड्रग को क्या कहते हैं, अनचार्ज ड्रग। दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से आपने ड्रग इंटरेक्ट की है, दिस कॉल्ड एज बायो अवेलेबिलिटी फ्रैक्शन। तो ये जो बायो अवेलेबिलिटी फ्रैक्शन है ये हमारे कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। देन अब जैसे कि मैंने आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में बताया था कि किसकी बायोलिटी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो हम एक जनरल टर्म में यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ क्या क्या होता है। देखिए, आपने कोई ड्रग ली, ठीक है, ड्रग आपने माउथ से ली तो वहाँ पे कुछ उसका हाफ डाइजेशन हुआ, देन यूसोफेगस से होती हुई आपकी कहाँ पे आई, यहाँ पे आई। ये क्या है आपका, मान लीजिए कि ये आपका स्टमच है, यहाँ पे पहले इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, देन डिजोल्यूशन हुआ, देन वो कहाँ पे गई, हमारी इंटेस्टाइन में गई, इंटेस्टाइन में मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन उसको कहाँ पे लेकर जाएगा, हमारे लीवर में लेकर जाएगा। अब लीवर से हमारी क्या होगी, कुछ देर के लिए जो हमारी कुछ ड्रग्स होती है वो पेनक्रियाज में जाती है लेकिन कुछ ड्रग नहीं जाती है, तो लीवर में क्या होगा कि उसका हाफ मेटाबोलाइजेशन होगा, जैसे चूंकि हमारे जो लीवर होता है वो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को बहुत तेजी से करता है, जिससे कारण से वहाँ का जो सेल प्रोडक्शन है वो ज्यादा मात्रा में होता है। तो यहाँ पे कुछ ड्रग जो होंगी, मतलब सीधा समझ लिया कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन से कुछ ड्रग यहीं पर रुक गई, आधे मात्रा में यहाँ चली गई, फिर यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हुआ तो कुछ ड्रग यहाँ से इलिमिनेट कर गई और कुछ ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन से होते हुए हार्ट में चली गई, ठीक है। अब हार्ट में क्या हुआ कि आपके पहले लेफ्ट हार्ट में जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसके साथ गई, देन वो वो गई हमारे लंग्स में, लंग्स में क्या होता है, जो प्रोसेस होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में बदल दिया जाता है, तो जो हमारा ब्लड है वो किससे मिक्स है, हमारे ड्रग से मिक्स है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर वो डीऑक्सीजनेटेड है तो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी, देन वो हमारी आएगी कहाँ पे, राइट मतलब लेफ्ट साइड में, ठीक है, आर्टीरियल में आएगी, देन आर्टरी में उल्टा के माध्यम से होते हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी एंड देन जहां पे उसको अपना इफेक्ट
शो करना है वो अपना रिसेप्टर से बाइंड होकर इफेक्ट शो कर जाएगी। तो इतनी लंबी प्रोसेस होगी, सीधी सीधी बात है भाई, जो इतना लंबा चलेगा वो थकेगा, और जो थकेगा उसकी एनर्जी लॉस होगी, और जब जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, सीधा कहने का मतलब है कि वो उतना कम काम करेगा। ठीक है, वही अगर हम पैरेंटल रूट की बात करते हैं तो आपने सीधा वेन में लिया, जैसे इंट्रावेनस आपने कोई इंजेक्शन लिया, वो डायरेक्ट हार्ट में गई जो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे जीआईटी ने भाग नहीं लिया, वो सीधा हार्ट में गई, हार्ट में सीधा लंग्स में गई, लंग्स के बाद फिर हार्ट में चैम्बर में आई, चैम्बर के बाद उल्टा से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई और अपनी रिसेप्टर से जाके बाइंड कर दी एंड देन अपना इफेक्ट शो कर दिया उसने। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पेरेंटल डोजेज फॉर्म होता है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बायो अवेलेबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी में हमारे कुछ फार्मूलाज जो टर्म आते हैं कि वो कैसे मतलब अपने इफेक्टिव होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर आप वही ड्रग आप ओरल रूट से लेते हैं तो उसका कितना इफेक्ट होता है, वही ड्रग जब पेरेंटल रूट से लेते हो तो उसका कितना इफेक्ट आते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, AUC। AUC का मतलब होता है एरिया अंडर द क्योर। तो इसका क्या मतलब होता है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, मतलब जो हमारी ड्रग है वो हमारे ब्लड में कितने परसेंट में एब्जॉर्ब। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने 500 mg पैरासीटामोल लिया, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि 400 mg ही आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब की गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80% आपकी ड्रग एब्जॉर्ब की गई। ठीक है, इन स्पेसिफिक पीरियड, और एक स्पेसिफिक पीरियड, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे जो 400 mg ड्रग आपकी एब्जॉर्ब हुई कितने देर में हुई, 1 घंटे में हुई, 2 घंटे में हुई, 3 घंटे में हुई, तो इसको हम किस माध्यम से जान सकते हैं, AUC, एरिया अंडर द कर्व। तो इसका जो फार्मूला होता है यूनिट इक्वल टू, मतलब जो इसकी यूनिट होती है क्या होती है, μg/h पर ml। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारी एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। अब एब्सोल्यूट का मतलब आप समझिए कि उसकी एब्सोल्यूट मतलब कहने का मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि ये एकदम एब्सोल्यूट करेक्ट ही है, the ratio of bioavailability of the drug from an oral form to bioavailability of same drug after intravenous administration। कहने का मतलब क्या है कि जब कोई ड्रग आप ओरल माध्यम से लेते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, और सेम ड्रग जब आप इंट्रावेनस रूट से लेते हैं तब उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, तो उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। तो एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी का इक्वल टू AUC। AUC का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व इन ओरल फेज, मतलब आपका जो ड्रग है वो ओरल माध्यम से जब आपने ली तो कितना उसका एब्जॉर्प्शन कितनी मात्रा में हुआ और कितने टाइम में हुआ। तो और वही ड्रग जब आपने पैरेंटल रूट से ली तो वो कितने देर में आपको इफेक्ट शो करी, एब्जॉर्प्शन तो उसमें होगा नहीं, लेकिन कितने देर में उसने अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना स्टार्ट किया। तो इसी का हम रेशियो ले लेंगे और हमारा क्या जाएगा, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी होगी। देन आता है रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। अभी हम इसको एक थोड़ा ग्राफिकल समझेंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द टेस्ट ड्रग फ्रॉम एन ओरल डोसेज फ्रॉम टू बायो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग। मतलब जब आपने कोई ड्रग बनाई या मैन्युफैक्चर की तो वो उसका मतलब जिसके लिए आपने बनाई, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड की ड्रग है तो आपने कोविड की कोई ड्रग मतलब अच्छी ड्रग बना ली, कोई ड्रग बना ली, तो आप जब उसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए लेकर गए तो क्या हुआ कि आपको कोवैक्सीन से उसको रिलेशन किया जाएगा, मतलब कि कोवैक्सीन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है और जो आपने जो ड्रग बनाई है वो कितनी इफेक्टिव है, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। अब रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी का मतलब उसको अगर आपको फाइंड करना हो तो क्या होगा, AUC टेस्ट, मतलब जो आपने ड्रग बनाई उसका टेस्ट किया कि कितना इफेक्टिव है बटा AUC स्टैंडर्ड, और जो आपकी फार्माकोपिया में दी हुई है उसको वो आपकी बॉडी पे कितना इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आपने कोई ड्रग बनाई तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी वो 80% है, मतलब ठीक है 80% है, और स्टैंडर्ड की कितना होगी, 100% हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके कमजोर साबित हो जाएगी, तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आइए हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। से आप ये क्या, हमारा प्लाज्मा का कंसंट्रेशन, मतलब जैसे जैसे ग्राफ ऊपर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा प्लाज्मा का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। और ये हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन टाइप। कहने का क्या मतलब है कि जब आपने मान लीजिए कोई ड्रग ली, ठीक है, तो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन हमारा बढ़ा, जैसे यहाँ पे आप 10 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, 30 कर लीजिए, और एब्जॉर्प्शन टाइम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जैसे आप कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप कोई ड्रग लेंगे तो वो ड्रग
हमारे प्लाज्मा के साथ कितने देर में बाइंड अप हुई, मतलब जो हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो कितना है, मतलब फॉर एग्जांपल के जैसे जो आप प्लाज्मा का अपने कंसंट्रेशन निकालेंगे तो जितनी कंसंट्रेशन होगी वहाँ की स्पेसिफिक ये निकालेंगे। और मान लीजिए कि आपके 30 मिनट पे उसने वो ड्रग क्या हुआ कि मतलब जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन टाइम है, मतलब एब्जॉर्प्शन टाइम है वो कितना है, या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए तैयार ड्रग है उसका मान लीजिए 30 है, तो आप 30 से सीधा लाइन ऊपर जाएंगे और 30 मिनट पर ऐसे देखेंगे तो आपका क्या बनेगा, एक कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा, क्या होता है एक, मतलब हम ग्राफिकल माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे वो बताने की कोशिश कर, जैसे आपने कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की, वो सर्टेन टाइम में सर्टेन प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे अगर इतना इफेक्टिव आया ड्रग, मतलब लो इफेक्टिव आया, मैक्सिमम नहीं है, मतलब कहने का मतलब क्या, एवरेज दिखाया, तो उसको कहते हैं एमईसी। ठीक है, देन उसके बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी। अब सीधी बात है भाई, अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपकी जो ड्रग का इफेक्टिवनेस हो, मतलब इफेक्टिव होगा, उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा वो ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ी, मतलब यहाँ से प्लाज्मा कंसंट्रेशन केवल इतनी गई, लेकिन जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ी उतने ही सर्टेन लिमिट पे, उतने ही सर्टेन टाइम पे जो उसका इफेक्ट है वो बढ़ गया, मतलब उसने क्या कहते हैं थेरापेटिक इंडेक्स इफेक्ट आपको दिखा दिया। देन फिर क्या हुआ कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपकी फिर बढ़ी और इस बार हाईएस्ट अमाउंट में चली गई, तो क्या हुआ कि मैक्सिमम सिक्योर, तो आप जो आपकी जो बायो अवेलेबिलिटी होगी ड्रग की वो मैक्सिमम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कोविड ओविड होता है, ठीक है, जैसे किसी को कोविड हो गया तो उसको इम्यून सिस्टम करने के लिए मैक्सिमम सेफ क्योर करने की जरूरत होती है, तो वो हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसकी हम बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से उसका जो इफेक्ट, ड्रग का इफेक्ट होता है वो ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी पर होता है। देन आता है हमारे कुछ एब्जॉर्प्शन के फैक्टर इफेक्टिंग हो सकते हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन एंड बायोलिटी के कौन कौन से फैक्टर हैं, तो फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग। आप जैसे देखिए फिजिकल स्टेट कैसे है, जैसे आपने लिक्विड डोसेज फॉर्म लिया, टैबलेट डोसेज फॉर्म लिया, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। ठीक है, टैबलेट लिया उसकी डिसोल्यूशन होगी, डिसइंटीग्रेशन होगी, देन उसका एब्जॉर्प्शन होगा। वहीं आपने सिरप लिया तो उसका केवल डिसोल्यूशन होगा, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो एक स्टेप किसमें कम हुआ, सिरप में। वहीं आपने पैरेंट्रल लिया तो उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डायरेक्ट एक्शन होगा। तो वही जो हमारी ड्रग है वो किस मतलब किस स्टेट में है, वो लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैस में है। ठीक है, तो उसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। अब हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो हमारी बॉडी पे तेजी से इफेक्ट शो करती हैं, तो अगर हमारी जो ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबल है तो उसका जो इफेक्ट होगा वो जो एब्जॉर्ब होगी जल्दी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, और जब जल्दी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी तो क्या होगा, उसका जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। देन उसकी डिसइंटीग्रेशन कितनी है, मतलब अगर आप सॉलिड डोसेज फॉर्म ले रहे हैं तो वो कितने देर में आपका डिसइंटीग्रेट हो रही है, मतलब फाइन पार्टिकल में टूट रही है, बिफोर ड्रग एब्जॉर्प्शन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। द इंटीग्रेशन टाइम डिटरमाइन द रेट ऑफ ब्रेकअप ऑफ सॉलिड, मतलब जो सॉलिड टूटते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। देन आता है हमारा क्या, डिजोल्यूशन। अब ड्रग का डिजोल्यूशन पावर कितना है, फॉर एग्जांपल जैसे सॉलिड लिया और वो फाइन पार्टिकल्स में बदल गया इनटू ड्रग सॉल्यूशन, मतलब वो ड्रग सॉल्यूशन में फाइन पार्टिकल में बदल गया और एकदम मिक्स हो गया, ठीक है, वहां पे लिक्विड में। द डिजोल्यूशन रेट डिटरमाइन द रेट एट विद द ड्रग गोज इनटू द सॉल्यूशन। अब सीधी बात है, जितनी जल्दी डिजोल्यूशन होगी उतनी जल्दी आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। देन पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मतलब जल्दी नहीं होगा। वहीं अगर एब्जॉर्प्शन टाइम बढ़े, मतलब जब पार्टिकल साइज जो आपका है वो छोटा होगा तो वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन टाइम जो आपका है वो जल्दी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे एस्पाइरिन हो गया, स्पाइरोलेक्टिन हो गया, डिजॉक्सिन हो गया, आर पोरली सोलेबल ड्रग। मतलब क्या होता है कि ये मतलब पोरली सोल्यूबल होते हैं, हुज डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज बाय साइज, जिनके क्या होता है कि जो ड्रग डिसोल्यूशन रेट है वो उसके साइज को रिडक्ट करके बढ़ाया जाता है। देन होता है क्रिस्टल फॉर्म, और सीधी सीधी बात है वही आ रहा है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। क्रिस्टल, अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में है तो अगर मतलब क्या होगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन उतना जल्दी हो नहीं पाएगा। ठीक है, देन साल्ट फॉर्मेशन, जैसे आप कोई ड्रग ले रहे हैं कहीं वो आपके एंजाइमेटिक रिएक्शन के साथ साल्ट फॉर्मेशन तो नहीं कर रही है, तो वही यहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी ऑफ वीकली एसिड ड्रग मे बी इनहेंस्ड बाय फॉर्मिंग देयर साल्ट व्हिच आर हाईली वाटर सोल्यूबल। अब भाई अगर वाटर सोल्यूबल है तो सीधा सीधा आपके स्टोमच में ही एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, वहाँ पे इंटेस्टाइन में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब जब आपके यहीं पर मतलब आगे ही आपको मंजिल मिल जा रही तो आप आगे जाएंगे क्यों, और जब आपको मंजिल मिल गई तो सीधी बात है कि आपने एक्शन शो कर दिया। फॉर एग्जांपल के तौर पे सोडियम सिकोबार्बिटल एंड सोडियम टलब्यूटामाइड हैव हाई डिसोल्यूशन रेट,
देन आता है नेचर ऑफ एक्सिपिएंट एडजस्टेंट, मतलब हमारा जो एक्सिपिएंट हम यूज करते हैं एडजस्टेंट, जैसे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट है, प्रिजर्वेटिव्स है, उसका जो हमारा नेचर है वो कैसा है, ठीक है। देन उसके बाद आता है वेटिंग एजेंट इनहेंस द पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू द ड्रग पार्टिकल रिजल्टिंग रैपिड डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल के तौर पे जो स्टार्च होता है उसका फिल्टर मतलब जल्दी होता है, लैक्टोज होता है डाइल्यूएंट होता है, गम बाइंडिंग साइट पे जल्दी बाइंड कर जाता है, एंड पॉलीसॉर्बेट होता है वेटिंग एजेंट होता है। अब इससे कुछ फार्माकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं किसके एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए। तो पहला फैक्टर क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी का मतलब क्या है कि जो आपका जीआईटी ट्रैक्ट है उसमें कितनी मोटिलिटी है, मतलब वो कितना रनअप दे सकता है आपको, मतलब कितनी वो उसके अंदर क्षमता है चेंज में आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे एंटी म्यूस्क्राइनिन ड्रग होती है जैसे प्रोपेनथेलिन हो गया, वो क्या करते हैं जीआईटी के मोटिलिटी को डिक्रीज कर देती है और क्या करती है कि हमारे जो एब्जॉर्प्शन होता है डिजॉक्सिन का वो बढ़ा देती है। मतलब कहने का क्या है कि जो हमारी एंटी म्यूस्क्राइनिन ड्रग होती है सच एज प्रोपाजोन एंड थेलियर आपने लिया तो क्या उसने क्या किया कि जीआईटी की मोटिलिटी को घटा दिया। अब जीआईटी की मोटिलिटी घट गई तो सीधा सीधा बात है कि ब्रेन से मैसेज आएगा कि वहाँ पे मोटिलिटी घट गई, तो वहाँ पे कुछ जाके हमारे एक्टिव बाइंडिंग साइट या एक्टिव कुछ कंपाउंड्स जाएंगे वहाँ पे बिजी हो जाएंगे। अब जब वहाँ पे बिजी होंगे तो धड़ाक से इधर जो ड्रग होगी, कौन सी ड्रग होगी, डिजॉक्सिन होगी, वो धड़ाक से यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। वेयर इज द metachloropramides increase the inolity that result decrease absorption। देन आता है गैस्ट्रिक इम्बिटिंग टाइम, इंक्रीज द ड्रग एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेटाक्लोरोजाइन इनहेंस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग लाइक पैरासीटामोल, लिवोपोडा, टेट्रासाइक्लिन, एथेनॉल। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये जो फैक्टर वैक्टर है ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और अगर एग्जाम में आता है तब भी लिखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मेरा बताने का मतलब क्या है कि आप केवल एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी, ये ही मेरा दो मेन टॉपिक था। बाकी जो इसके जो फैक्टर इफेक्टिंग है मेरा मेन टॉपिक नहीं था, मैंने इसको साइड वाइज बताया आपको। बट अगर आपको समझ में आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो आपको वीडियो लगी वो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।